तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। मैं प्रियांशु नंदा हूँ और मैं आपका साइंस पढ़ाने वाला हूँ। और स्वयंशु और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और वो मैथ पढ़ाने वाला है, मैं साइंस पढ़ाने वाला हूँ। आगे की तरफ देखा जाए तो आगे अगर फ्यूचर में हमको वैसा टाइम मिला तो और आप सबका सपोर्ट मिला, आप सबका आशीर्वाद मिला, तो हम ज़रूर अलग लेसन्स को ट्राई करेंगे। वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यानी वाइट बोर्ड लाएंगे, वो सब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सबका अगर आशीर्वाद मिलता है, आप सबका सपोर्ट मिलता है तो ज़रूर ये करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। और ऐसा इनिशिएटिव था क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा जितना भी नॉलेज है आप सब में बांट सके, क्योंकि हमको हमारे टीचर ने जितना सारा नॉलेज दिया है उसको हमने यूज़ किया है, परफॉर्म किया है एग्ज़ाम्स में। शायद अगर हम इन चीज़ों को आपके साथ बांटते हैं तो शायद आपकी मदद हो जाए और आप एग्ज़ाम में कमाल का प्रदर्शन कर सके। ये हमारी यस एक कोशिश है और आशा करता हूँ कि आप सब भी अपनी कोशिश में हमको सपोर्ट करेंगे और जो भी डाउट आए हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है ना, अगर बांटते हैं तो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। तो यही एक कोशिश रहेगी हमारी। ज़्यादा देरी ना किए मैं ये लेसन स्टार्ट करता हूँ। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो इस चैप्टर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एक्चुअली। तो मैं वो भी एग्जांपल्स होंगे वो मैं आपको एक और वीडियो बना दूँगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो होंगे मैं आपको वहाँ पे लिख के दे दूँगा और समझा भी दूँगा। तो ये लेसन पहले बताता है कि इस टॉपिक को अगर समझने की कोशिश करें, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब है कि केमिकली जो रिएक्ट करते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे 4 चीज़ें, कि 4 तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इक्वेशंस जो होते हैं। ठीक है, इक्वेशन किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज एन इक्वेशन, किस तरीके से उसको बैलेंस कर सकते हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं। और केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, जैसे कि कोरोजन, रेंसिडिटी, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उनको बस समझना है। और ये सबसे आपका सस्ता चैप्टर है क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है और बेसिकली मतलब फंडामेंटल चीज़ों पे बेस्ड है। तो ये थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे। केमिकल रिएक्शन, व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब केमिकल चेंज क्या होता है, आपने शायद 8 या 9 में या फिर 7 में इसके अंदर पढ़ा होगा, केमिकल चेंज एक और फिजिकल चेंज एक। ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि एक कोई भी चेंज होता है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। मोमबत्ती ले लो, आप मोमबत्ती को जलाते हो तो जो वैक्स होता है, जो पिघल जाता है, वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसको बाद में आप उसी तरीके का शेप दे सकेंगे। ठीक है, तो मोल्टेन वैक्स फिर से वो सॉलिड वैक्स में बदल जा सकता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, वो चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती है, क्योंकि वो केमिकली चेंज होता है, जो कि होती है एक वैक्स का एक मोमबत्ती का वो जो थ्रेड होता है वो जल जाता है, वो केमिकल चेंज होता है, क्योंकि उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही चेंजेस आ जाते हैं, तो वो होता है केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसे पहचानते हैं कैसे हम, केमिकल चेंज से। फॉर एग्जांपल सोडियम ले लो, सोडियम और पोटेशियम क्या करे जाते हैं कि उनको कीरोसिन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि वो बाहर आते ही रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और जलने लग जाते हैं। दे विगोरसली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब हमें दिख रहा है कि वो बाहर से जल रहे हैं, वो केमिकल चेंज हमें दिख रहा है, लेकिन वो अंदर में जो सारा रिएक्शन चल रहा है वो केमिकल रिएक्शन चल रहा है। वो किस तरीके से एटॉम्स रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन एटॉम के साथ, वो सब केमिकल रिएक्शन चल रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है केमिकल चेंज। कोई भी केमिकल चेंज होता है तो पता लग जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जाम्पल है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। इस तरीके से कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में जब डाइजेस्ट होता है फूड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी काम होता है, ट्रिप्सिन का काम होता है, पेप्सिन का काम होता है, बाइल का काम होता है, इंटेस्टाइनिक जूसेस का काम होता है। ऐसे बहुत सारे कैस्केड ऑफ रिएक्शंस चलते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रस्ट होता है। ठीक है, वो रस्ट होने में भी जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, आयरन, प्योर आयरन, वो रस्ट हो जाता है, एक रेडिश ब्राउनी कलर का ऊपर एक कोटिंग बन जाता है जो होता है Fe2O3 का। ओके, तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसको हम पहचानेंगे कैसे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाउ टू डिटेक्ट दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ ऑकर्ड। ये चारों स्टेप्स हैं।
चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका पहला बात समझते हैं, चेंज इन स्टेट। स्टेट का चेंज मतलब आप जनरली 3 के तरीके के स्टेट्स पढ़ते हैं और उससे ज़्यादा फिजिकल स्टेट्स आपके पास पढ़ने को हैं, लेकिन नॉर्मली आप 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड से या तो रिएक्शन के टाइम सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, या फिर लिक्विड से गैस बन रहा है, या से गैस से लिक्विड बन रहा है, या फिर गैस से भी सॉलिड बन रहा है। ऐसे चेंज इन फिजिकल स्टेट्स अगर हो रहा है, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि कपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, अब उसमें जब आप आयरन नेल डाल देते हैं ना, वो कलर फेड हो जाता है, चेंज इन कलर। इसका मतलब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, जो कि अब आगे पढ़ेंगे, लेकिन चेंज इन कलर हो रहा है तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। और चेंज इन टेम्परेचर, अगर ज़्यादा हीट हो जा रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, हीट हो जा रहा है या फिर ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, H2O, मतलब वाटर में जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं तो CaOH का प्रोडक्शन होता है और साथ में हीट निकलता है, तो वो जो जार होता है जिसमें आप डालते हैं वो हीट हो जाता है। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर अगर हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन वहाँ पे अकर हो रहा है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया गया है, जब डाइल्यूट H2SO4 में आप जिंक के ग्रैन्यूल्स डालते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। वैसे ही नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व हो सकता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व हो सकता है, SO2 भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है। कोई भी गैस अगर इवॉल्व हो रहा है या फिर निकल रहा है रिएक्शन से, इसका मतलब समझ लीजिए केमिकल रिएक्शन वहाँ पे अकर हुआ है। ये 4 क्राइटेरिया हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है या नहीं पता करने के लिए। और इनके जो एग्जाम्पल है मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बहुत सारे, इनके नहीं सिर्फ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, सब बता दूंगा। और एक बात यह है कि आपके जो बुक में जो एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, उन एक्टिविटीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चंस ना आ सके, लेकिन MCQs आएंगे। MCQs हार्ड MCQs आ सकते हैं, मतलब ऐसा पूछा जा सकता है कि कपर सल्फेट का कलर क्या है, ठीक है। इस तरीके से अगर H2SO4 में जिंक ग्रैन्यूल्स डाला जाए तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आप थोड़ा सा अच्छे से समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वहाँ से आ सकते हैं। केमिकल इक्वेशन, देखो केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन जो जनरली होता है कि एक केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिम्बोलिटिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। सिम्बोलिटिकली ये बात आपको याद रखना है कि Z=20 में, यानी एटॉमिक नंबर 20 तक जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं सबके सिम्बॉल्स और वैलेंसी आपको याद करना है। ये आपने 9th में पढ़ा था, लेकिन इस चीज़ को अगर आप भूल गए हैं तो फिर से दोबारा याद कराइए। और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अगर वो जो रिएक्शंस होते हैं, वो जो सिम्बॉल्स होते हैं और उनके वैलेंसी होते हैं, ये सब मैं एक और यानी कम्युनिटी पोस्ट या फिर एक शॉर्ट्स में डालकर आपको बता दूंगा। वो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें याद रखकर आपको केमिकल इक्वेशंस बनाने में आसानी होगी। तो केमिकल इक्वेशन को बनाया कैसे जा सकता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Mg+O2 गिव्स राइज टू MgO। अब देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम को जैसे जालने से पहले उसको ऐसे सैंड पेपर से घिसा क्यों जाता है, उसका रब क्यों किया जाता है। देखो जब मैग्नीशियम हो या कोई भी ऐसा हाईली रिएक्टिव या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हो, उसको ऐसे एटमॉस्फेयर में ऐसे खाली छोड़ दिया जाए तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर देता है उसके ऊपर। अब मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो एक लेयर फॉर्म हो जाता है मैग्नीशियम के ऊपर। तो इसका मतलब जब हम सैंड पेपर से रगड़ते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जो है वो निकल जाता है, हमें प्योर मेटल मिलता है, प्योर मैग्नीशियम मिलता है, जिसे हम रिएक्ट करें तो हमें रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी प्योर मिलते हैं, वो काफ़ी सही मिलते हैं। सो एयर में जब मैग्नीशियम को जला देते हैं वो डेजलिंग वाइट लाइट्स की तरह जलता है और वहाँ से जो निकलता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो सिल्वरी ग्रे कलर का निकलता है, ठीक है। वो ये भी आपको याद रखना है, ये सब एक्सपेरिमेंट्स में दिए गए हैं और ये सब छोटी छोटी डिटेल्स को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये MCQs आते हैं, ठीक है। Mg+O2 गिव्स राइज टू MgO। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है जो बीच में प्लस साइन दिया जाता है और वहाँ पर ये एरो साइन दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर जो LHS ये होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड
और ये है होता है RHS। और इस साइड में जो भी एक हर एक एलिमेंट या फिर हर एक कंपाउंड अगर हो, ये तो एलिमेंट है फिलहाल, इसको बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। ओके। और ये जो भी प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ एक भी नहीं, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, इनको बोला जाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ओके, सो वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज ए केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर, जो कि मैंने ऊपर बता रखा है। और यहाँ पे इस बारे में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, जो कि मैं एक और वीडियो में बताऊँगा। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। सो किस तरीके से इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है फिजिकल स्टेट्स को दर्शा के। अगर गैस इवॉल्व हुआ है या फिर कोई गैस O2 लिखा है, फॉर एग्जांपल O2 लिखा है, तो उसके साइड में इसे G लिखा जाता है। इसका मतलब G का मतलब होता है गैस। इसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए लिखा जाता है। L लिखा है, H2O लिखा है, बताओ। यहाँ पे L लिखा जाएगा मतलब लिक्विड है, ओब्वियसली वाटर एक लिक्विड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन एक गैस होता है। सो सॉलिड लिखा जाता है S, सॉलिड के लिए S लिखा जाता है। अब CaCO3 देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है, ठीक है। मार्बल देख लो, मार्बल नहीं होता है, CaCO3। ओके। और एक्यूएस बोला जाता है, और जनरली एसिड्स एक्यूएस फॉर्म में होते हैं। एक्यूएस समझने में बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं कि एक्यूएस क्या है। एक्चुअली में एक्यूएस है जो सोल्यूशन में है, मतलब जो सोल्यूशन में घुल के है, उसे एक्यूएस बोला जाता है। जनरली एसिड्स होते हैं। HCl देख लो, HCl जनरली लिखा जाता है एक्यूएस, क्योंकि डाइल्यूट लिया जाता है। जो डाइल्यूट HCl होता है या फिर डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, वो जनरली एक्यूएस फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि वो पानी में, डाइल्यूट मतलब वो सॉल्यूशन में मिले हुए हैं, ठीक है। क्योंकि फिर आता है बैलेंसिंग इक्वेशन। अब इक्वेशन को बैलेंस किया जाए, मतलब C100 पे डाल के ऐसे बैलेंस तो नहीं कह सकते, ठीक है। बैलेंस कैसे किया जाए, एक सेकेंड। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं। पहले समझना पड़ेगा कि इक्वेशन बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। आपने 9th क्लास में एक पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। भूल गए क्या? भूल गए होंगे, क्योंकि 9th क्लास कोई सीरियसली पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड ही नहीं होता। लेकिन इससे एक्चुअली में आपका 9th क्लास आपका बेस होता है, ठीक है। और 9th क्लास 11th से रिलेटेड है और 10th क्लास 12th से रिलेटेड है, तो ये पढ़ना ज़रूरी था। ओके, ठीक है, समझा देता हूँ। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये था वो स्टेटमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, मास कभी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी ऐसे क्रिएट नहीं हो सकता कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। वो सेम मास बदल सकता है एक और मास में, लेकिन उसके मास में क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल Fe, यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे 2 ग्राम का Fe है, यहाँ पे H2 5 ग्राम का है। इसका मतलब थोड़े ही यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे Mg 2 ग्राम का है, यहाँ पे 5 ग्राम का है O2। ये थोड़े ही यहाँ पे 9 ग्राम का बनेगा MgO, नहीं, वही 7 ग्राम का ही बनेगा, ठीक है। थैला फॉर रीजन नहीं, वो कंजर्वेशन ऑफ मास है। सो इसी तरीके से ये अगर समझने की कोशिश करें तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमें ये करना पड़ता है। तो ये बैलेंस कैसे होगा? अब देखो, हम एटॉम्स कितने नंबर के हैं, क्योंकि वो बॉन्ड्स बनाता है वो एलिमेंट, तो हम कितने उसके एटॉम्स की नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते, हम कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। अब ये कोएफिशिएंट क्या होता है? अब कोएफिशिएंट वो होता है जो जितने नंबर का हम अमाउंट का हम वो एलिमेंट को लेते हैं। यहाँ पे 3 जो हैं वो कोएफिशिएंट है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पहले आपको नज़र करना है कि Fe कितना है। Fe यहाँ पे 1 है, Fe का एटॉम सिर्फ 1 है यहाँ पे, H का 2 है, O का 1 है। LHS में ये सब एलिमेंट्स का अमाउंट ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट है। प्रोडक्ट साइड में देखा जाए, ये है RHS, Fe के 3 एटॉम्स है, ऑक्सीजन के 4 एटॉम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटॉम्स है। अब इस सिचुएशन में कंजर्वेशन ऑफ मास का थ्योरी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उसे अप्लाई करने के लिए हमें कुछ कोएफिशिएंट जोड़ने पड़ेंगे, मतलब कितने अमाउंट के वो चीज़ें लेंगे जिससे ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनेगा। इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी 3 एटॉम्स है, तो अगर हम 3 Fe ले लें, यहाँ पे 3 एक मल्टीप्लाई कर लें या कोएफिशिएंट लगा लें, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 × 3 Fe हो गए।
अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 4 है, अब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमको एक 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 4 इंटू 1 4 हो गया। मतलब LHS में भी ऑक्सीजन 4 है, RHS में भी ऑक्सीजन 4 है। अब एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी 2 था, अब 4 हो गया। 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट हो गए। अब इस साइड में जो 2 है उसमें अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलता है, 4 इंटू 2 8। तो ये बन गया हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। याद रखना, कोई भी केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल अगर देना हो हमेशा उसको बैलेंस करके ही देना है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। Cu प्लस O2 gives rise to CuO। ओके, ये कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे 1 एटम है। अभी हमें जो भी हो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे एक 2 कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन कॉपर भी 2 हो गया है, तो यहाँ पे इसीलिए कॉपर को LHS में भी 2 बनाना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये एक हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी तरीके से आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करना पड़ेगा और कुछ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ताकि आप इसे मतलब लिख के करना ना पड़े, एकदम माइंड में ही चले और ये ऐसे मतलब रफ वर्क ना करना पड़े। ओके, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। उसके कुछ स्टेप्स है बाय द वे, उन स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ भी होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को भी रिप्रेजेंट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। ठीक है, किस टेम्परेचर में एक चेंजेस आ रहा है, वो केमिकल इक्वेशन में चेंजेस आ रहा है, वो मैटर करता है। कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो चेंजेस आ रहे हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। कैटलिस्ट वो होते हैं जो कोई भी केमिकल इक्वेशन को अल्टर किए बिना उनके रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें होती हैं। कुछ कैटलिस्ट होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो बिना कोई भी चेंजेस लाए वो केमिकल रिएक्शन में, वो बस उनके स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज़ करते हैं। वो एक्सेलरेटर है, इतना समझ सकते हैं हम। कम्बिनेशन रिएक्शन, ये आप समझने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो सब समझने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आता है पहला कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं, कंबाइंड। आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको पता होगा कि जब एक साबुन पुराना हो जाता है, नया साबुन आया होता है, उसको दोनों को कंबाइन कर देते हैं। एक में ही चला लो यार, क्यों इतने एक एक करके उसको फेंको, क्यों, उसको जोड़ दो। जैसे कंबाइन जो किया जाता है ये होता है कम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस। मतलब ए अगर एक एलिमेंट है प्लस बी एक और एलिमेंट है तो गिव्स राइज टू ए बी होता है। ये एक एलिमेंट हो सकता है, ये कंपाउंड हो सकता है, या फिर ये कंपाउंड हो सकता है, ये भी एलिमेंट हो सकता है। ये दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं, दोनों कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन एक कंपाउंड में फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलके एक में फॉर्म होंगे। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मेन थ्योरी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स राइज टू CaOH होल 2। हाँ भाई, ये होल 2 क्यों हुआ पूछोगे, ये सब वैलेंसी अगर पढ़ा होता Ca का। ठीक है, कैल्शियम का क्या वैलेंसी है, 2 है, तो इस वजह से 2 हुआ। OH का है -1। तो मैं ये OH जो है ऐसे कोई भी कई भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनका मैं एक वीडियो में बता दूंगा उनके क्या वैलेंसी है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है स्लेक्ट लाइम। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, क्विक लाइम, सॉरी। कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, और वाटर तो H2 है, आपको पता है। और कैल्शियम ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे हुआ, इसको अगर हम A समझे, ये अगर B समझे, गिव्स राइज टू AB। ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और CaOH होल 2 का स्लेक्ट लाइम बोला जाता है, उसको क्या किया जाता है, वाइट वॉशिंग द वॉल्स। वॉल को जो वाइट वॉश किया जाता है, वो जो आई गेस प्राइमर बोलते हैं, आई गेस वाइट वॉश किया जाता है, वो यूज होता है। और वो कुछ टाइम के लिए क्या रिएक्ट कर, कुछ टाइम के बाद वो रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेयर में जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करके CaCO3
कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल को भी बोला जाता है, ये बात याद रखें, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल को भी बोला जा सकता है, और कैल्शियम कार्बोनेट एक साइनी फिनिश देता है वॉल को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप याद रखना पड़ेगा कि ये वाइट वॉशिंग वॉल में यूज़ होता है, और उसको जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है वो CaCO3 बनाता है, जो एक साइनी फिनिश देता है वॉल्स को। अब देखो उसका रिएक्शन ही देख लो, CaOH2 प्लस CO2 गिव्स राइज टू CaCO3 प्लस H2O। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस H2O भी निकलता है, ये आपको याद रखना है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो अगर आपको पूछे जाए, डेफिनेशन पूछ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो आपके पास सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं देना है, आपको 2 एग्जांपल्स भी देने हैं। ये एक एग्जांपल दे दिया आपने, ठीक है, ऐसे आपको एग्जांपल्स देना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखो, बर्निंग ऑफ ए कोल। जब कोल क्या है, कोल एक कार्बन ही तो है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करना मतलब कंब्यूशन मतलब तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही तो होता है, तो गिव्स राइज टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ हीट और लाइट निकलता है, ठीक है। हीट एंड लाइट निकल रहा है क्योंकि कोल ओब्वियसली जलता है तो वो हीट एंड लाइट निकलता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर का फॉर्म होने में 2H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2H2O, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O यानी वाटर फॉर्म करता है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। A प्लस B गिव्स राइज टू AB, और ये बैलेंस हुआ है, ठीक है। बैलेंस हमेशा करना है इक्वेशंस को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक उसका एक पार्ट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। हीट हो या कोई भी एनर्जी हो, जब रिलीज़ होता है, जब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उसके साथ रिलीज़ होता है, तब ये बोला जाता है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। CH प्लस 2O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस 2H2O, ठीक है, प्लस इसमें लिखने का हीट, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। क्यों होता है, वो जब रिएक्ट करते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट्स किसी भी तरीके से रिएक्ट करें, अगर उनके रिएक्शन में जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसके साथ हीट निकल रहा है या फिर कोई एनर्जी निकल रहा है, इसका मतलब समझ आना है कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मतलब निकलना, थर्मिक मतलब हीट निकलने के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है, ओके। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि रेस्पायर हम करते हैं फूड के ब्रेकडाउन की वजह से, जो भी एनर्जी निकलता है, ठीक है, निकलता है, इसलिए वो हीट इज़ रिलीज्ड, ओके। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट जो होता है, वहाँ पे भी एनर्जी निकलता है, इसीलिए वो एक आप मैन्योर के तौर पे यूज़ करते हैं, वो आपके इसे कभी कभार गैस की जगह पे तो आपके वेजिटेबल मैटर के जो वेस्ट होते हैं वो डिकम्पोज होके वो कंपोस्ट में जो बदलता है वो भी यूज़ किया जाता है, तो एनर्जी उनसे निकलता है, इसलिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम अपोजिट है। मतलब क्या था, वो था A प्लस बी गिव्स राइज टू AB, इसमें होगा AB गिव्स राइज टू A प्लस B, ठीक है। कोई भी एक कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाएगा। द रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आपको समझना है कि जिसमें टूट जाते हैं, दिल की तरह टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है AB गिव्स राइज टू A प्लस B, टूट जाता है, एकदम कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होते हैं, डिकम्पोजिशन में उसको डिवाइड होते हैं। कॉम्बिनेशन को इसलिए कभी कभार कंपोजिशन रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन उसका उल्टा है, इसलिए कॉम्बिनेशन को कंपोजिशन रिएक्शन भी बोला जा सकता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 तरीके के टाइप्स हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, कोई भी ऐसा हीट प्रदान करने से कोई भी कंपाउंड या कोई सब्सटेंस ऐसे टूट जाता है, बिखर जाता है, तब ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन आपने समझ लिया, थर्मल मतलब हीट, ऑब्वियस चीज़ है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। FeSO4 फेरस सल्फेट, जो कि एक ग्रीन कलर का होता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये जो कलर्स है ना, ये MCQs में आते हैं, कौन सा सब्सटेंस का कौन सा कलर होता है। अगर उसे हीट दिया जाता है तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 SO3, ठीक है। और ये जो SO2 होता है वो क्या होता है, जो रोटन एग, ठीक है, रोटन एग समझते हैं ना, ये जो
मैं थोड़ा सा एक सेकेंड में आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। रोटेन एग का स्मेल देता है, ठीक है। उसके जो स्मेल निकलता है वो रोटेन एग की तरह होता है, SO2 का, ठीक है। SO2 का जो स्मेल होता है वो रोटेन एग की तरह होता है। और ये रेडिश ब्राउन कलर जो है वो Fe2O3 के लिए बोला गया है, ठीक है। और CaCO3 हीट दिया जाएगा तो CaOCO2, ठीक है। ये है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो हमने पहले पढ़ा, जो वाइट वॉश होने के बाद जो शाइनी फिनिश आता है, उसको अगर हीट दिया जाए तो क्या होता है, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस निकल जाता है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि CO2 निकल रहा है, ठीक है। ये भी एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये PbNO3 क्या है जी, PbNO3 है लीड नाइट्रेट। अगर रिएक्ट वो होता है वाइट कलर का, ये भी याद रखना है, ठीक है। हीट देने से PbO बनता है जो कि, और PbO बनता है जो कहता है लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है। क्या है, फ्यूम्स, ठीक है। के फ्यूम्स निकलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ठीक है। जब रिएक्शन होता है तो उसके अंदर से ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। तो आगे जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें एक आपका फेमस एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है, ये वाला, जिसमें आप जार में वाटर लेंगे, ठीक है। उसके अंदर ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स डालेंगे उल्टा मुंह करके, ठीक है। ये उनका मुंह नहीं है, ये उसका ये ऊपर वाला हिस्सा मतलब नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। उल्टा मुंह करके यहाँ पे से रबर स्टपर से बाउंड किया जाएगा और यहाँ से एनोड, ये एनोड जाएगा, ये कैथोड जाएगा। एनोड कैथोड समझा देता हूँ। कैटायन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एनायन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एनायन नेगेटिव होते हैं, कैटायन पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कैटायन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब पॉजिटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कैथोड नेगेटिव है। और एनायंस नेगेटिव हैं, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब एनोड पॉजिटिव है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। और एनायन कौन है, ऑक्सीजन एक एनायन है, हाइड्रोजन एक कैटायन है। तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे, ये क्यों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात आई यहाँ पे, क्योंकि ये H2O है, ऑब्वियसली वाटर है यहाँ पे, तो इसलिए H2O से जो हाइड्रोजन होगा, अब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। वो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन समझा, जो हीट से डिकम्पोज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो डिकम्पोज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो टूटेंगे बिखरेंगे कैसे पता चलेगा कौन से टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है, कौन से टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है, ये पता करने के लिए उसके कितने अमाउंट का एयर भरा है। अगर यहाँ तक तो वाटर है और यहाँ वाला हिस्सा खाली है, इसका मतलब यहाँ पर कोई गैस है, और यहाँ तक वाटर है, ये वाला खाली है, इसका मतलब यहाँ पर कोई गैस है। और जिसमें सबसे कम गैस होगा वो ऑक्सीजन होगा और जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वो हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि देखो H2O में 2:1 है। अगर हम देखें हाइड्रोजन इज़ 2, H2O में हाइड्रोजन इज़ 2, और ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो 2:1 में प्रेजेंट है। इस वजह से वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तुलना में, तो इस वजह से वो डबल अमाउंट का स्पेस गेन करेगा देन टू ऑक्सीजन। तो जहाँ पे ज़्यादा स्पेस गेन किया है वो हाइड्रोजन वहाँ पे भरा हुआ है, जहाँ पे कम स्पेस गेन किया है वहाँ पे ऑक्सीजन भरा हुआ है। इस तरीके से हमने सेपरेट कर दिया है दोनों के गैस को H2O से डिकम्पोज कर दिया है। अब एक और चीज़ समझा देता हूँ। अगर ये गैस को यहाँ से निकालने का मौका दिया गया हाइड्रोजन को और यहाँ पे एक मोमबत्ती दिखा दी, ठीक है, क्या होगा? यहाँ पे पॉप साउंड होगा। कौन सा साउंड? POP, पॉप साउंड। इसे पॉप साउंड होने वाला है क्योंकि जब हाइड्रोजन जब आग के पास आता है तो वो पॉप साउंड करके जलता है, ठीक है। कौन से साउंड करके? पॉप साउंड करके, याद रखना है। ये आता है, MCQs आते रहते हैं, ठीक है। और एक होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब ये क्या है? फोटो उठाया जाएगा, ऐसे व्हाट्सएप पे छोड़ा जाएगा? नहीं नहीं। ये स्टेटस स्टोरी लगाया जाएगा? नहीं नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन सिंपल सी बात है। फोटो मतलब फोटोलाइटिक जो चीज़ होता है वो लाइट होता है। आजकल के इंस्टाग्राम जनरेशन के लिए वो फ़ोटो उठाना होता है, सेल्फी होता है, ठीक है। लेकिन ये फोटो होता है, तो ये फोटो का मतलब ये लाइट होता है, ठीक है। लाइट एनर्जी व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट। लाइट एनर्जी के वजह से अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है लाइट के वजह से, तो वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। अब एक एग्जांपल, ये सिंपल सा एग्जांपल, ये दोनों होते हैं, ये हमेशा ही होते हैं। AgCl
सनलाइट अगर दिया जाए तो 2Ag प्लस Cl2 निकलता है। ये डिकम्पोज हो गए, देखो ये थे एक, टूट गए, बिखर गए, ठीक है। और ये आपको याद रखना है वाइट कलर का होता है AgCl2 और ग्रे कलर का होता है Ag। सो जो Cl होता है वो उड़ जाता है, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड भी वैसा ही बिहेव करता है, Ag ब्रोमाइड प्लस सनलाइट दे दिया, ठीक है। सनलाइट से हो रहे हैं क्योंकि ये फोटोलाइटिक है, AgBr भी निकल गया। तो इस तरीके से दोनों जो रिएक्शंस हैं ना वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी आपने देखा होगा, चार्ली चैपलिन, ठीक है, शेर के पास होता है। तो वो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों रिएक्शन का। ये MCQs आते हैं, ठीक है, इनको याद रखने की कोशिश करना है, कोशिश क्या करना ही तो है, ठीक है। छोटा सा ही लेसन है यार, इसमें क्या टेंशन लेना है, ठीक है। आगे तो बहुत कुछ पढ़ना है आपको। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, अब आपने एक्जोथर्मिक पढ़ा, एंडोथर्मिक एकदम उसका उल्टा है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वैसे ही एक्जोथर्मिक रिएक्शन का उल्टा एंडोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक में क्या हो रहा था कि हीट रिलीज हो रहा था प्रोडक्ट्स के साथ। अब क्या होगा, दिस रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी टू फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला है। अब इन्वॉल्व कैसे होगा, तोड़ने में, बिखरने में, ठीक है, किसी भी चीज़ को तोड़ने में, बिखरने में ये मदद करेगा, ठीक है। अब या तो हीट के तौर पे, या तो लाइट के तौर पे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे, जो भी हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है। जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन था वो हीट की वजह से था, जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन था वो लाइट की वजह से था, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से था। और ये बात आपको याद रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जितने भी सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे एंडोथर्मिक ही होते हैं। अब एंडो का मतलब होता है इन्वॉल्व, मतलब अंदर, थर्मिक मतलब हीट। जो हीट इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ हो केमिकल रिएक्शन के अंदर वो एंडोथर्मिक होता है, जो एक्सोथर्मिक में रिलीज होता है। बस छोटी सी डिफरेंस है, वह डिफरेंस आता है इनका, ठीक है। कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन का डिफरेंस आता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का डिफरेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आता है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंस आता है, वो आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। और कोरोजन और रेंसिडिटी भी कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सर ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। जितने भी सारे डिकम्पोजिशन है वो सब एंडोथर्मिक है, क्योंकि वो एनर्जी अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो एक कंपाउंड टूटेगा ही क्यों, वो तो स्टेबल होके है। तो एक कंपाउंड टूटने के लिए, कोई सब्सटेंस टूटने के लिए, बिखरने के लिए कोई एनर्जी तो चाहिए, कोई सांप तो चाहिए अंदर घुसेगा तभी जाकर सब कुछ टूटेगा, ठीक है। तो इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अब एक एग्जांपल देख लो, BaOH2 NH4Cl। यहाँ पे एक्चुअली हीट लिखना चाहिए था, क्यों नहीं लिखा मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे हीट होना चाहिए था, हीट लिखा जाएगा, ठीक है। BaCl2 NH4OH, ये सिंपल सा एग्जांपल दे दिया है आपको। तो ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पास, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन था, वैसे ऊपर वाले जो जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक के एग्जांपल थे, लाइट के एग्जांपल थे, और हीट के भी जो थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल थी, वो सारे इसी एंडोथर्मिक रिएक्शन के ही एग्जांपल के तौर पे माने जाएंगे, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है ये थोड़ा सा अलग क्यों है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप समझ लो ये एक्चुअली ये होता क्या है। ये एक कंपाउंड है, ठीक है, Ab, और एक C एक एलिमेंट है या फिर कोई सब्सटेंस है, ठीक है। गिव्स राइज टू, क्या हो जाता है कि ये C अगर इफ़ C इज़ मोर रिएक्टिव दैन B, अगर इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कैसे पता चलेगा वो अभी आपको नहीं पता चलने वाला है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स को आपको याद रखने हैं। वो कैसे पता चलेगा उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, वो आप थर्ड लेसन मेटल्स और नॉन मेटल्स में अब रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ेंगे तो कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है वो बाद में समझ आएगा। लेकिन अगर B से C ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो B को डिस्प्लेस कर देगा, यानी निकाल देगा। क्या बनेगा, AC हो जाएगा प्लस V निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ स्कूल में बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, एकदम पढ़ाई लिखाई बंद है, मैथ सर नहीं आए हैं, एकदम बढ़िया चल रहा है। तभी इस क्लास का एक बुल्ली आता है, ठीक है, बोलता है, एकदम मोटा सोटा वाला बंदा है, ठीक है, बोलता है कि, और आप एकदम दुबले पतले वाले, बोलता है कि हट जाए यहाँ से, मैं यहाँ पे बैठूँगा। तो उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर पाते, वो बुल्ली की बात को मानना पड़ता है उसको, वो आपको उठा के ऐसे
कमरे से बाहर फेंक सकता है, तो आप अपनी सावधानी पर रखते हुए वहाँ से खिसक जाते हैं, वो जाके बैठता है। तो वही सिचुएशन है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा पावरफुल था, वो आपसे ज़्यादा रिएक्टिव था, इस वजह से आपको डिस्प्लेस कर दिया, आपको निकाल दिया। द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, अगर डिस्प्लेस कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल देख लो, Fe+CuSO4 कपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट भी याद करा लो, ठीक है, ये नीचे भी है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ठीक है। जब फिर रिएक्ट करेगा, Fe क्या है, कपर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। Fe, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या हैं, कपर से रिएक्टिव है, इवन दो लीड भी, ठीक है, ये सब रिएक्टिव है, तो कपर को डिस्प्लेस कर देंगे और FeSO4 आयरन सल्फेट बनेंगे, जो इसका कलर फेड हो जाएगा और कपर ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। कपर अब अकेला बंदा, आप खुद ही हो कपर, खड़े हुए हो क्लास में अकेले, ठीक है, वैसे ही Fe डिस्प्लेस कर रहा है कपर सल्फेट से कपर को, और सल्फेट के साथ वो आयरन सल्फेट बना रहा है, जो कि एक एक्यूएस है, ठीक है, सोल्यूशन के साथ निकलते हैं। अभी ये वाला एक्सपेरिमेंट आपके बुक में है। कपर सल्फेट का सोल्यूशन ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है, याद रखना है। वहाँ पे आयरन रेल अगर आप डाल दें, ठीक है, वैसे थ्रेड से ऐसे 2 आयरन रेल डाल दें, तो क्या होगा, आप क्या देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद, 20 मिनट के बाद क्या होगा, ये जो कलर होगा ब्लू कलर का वो फेड हो जाएगा, और ये आयरन रेल के ऊपर एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, अब जब कलर है कपर सल्फेट का ब्लू कलर, ठीक है, अब आयरन ने रिएक्ट कर दिया, अब आयरन सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट का कलर तो ब्लू कलर नहीं है, ठीक है, वो फेडेड कलर हो गया। अब जो कपर जो निकला था वो अकेला था, वो आयरन के ऊपर ऐसे ऐसे क्या चढ़ गया, ठीक है, आयरन नेल है ये, उसके ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर आके बैठ गया, तो वो ब्राउन कलर का बन गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर बताया जाता है। द नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कपर सोल्यूशन फेड हो जाता है, क्योंकि यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जिंक प्लस कपर सल्फेट, जिंक सल्फेट हो जाता है, कपर निकल जाता है, क्योंकि जिंक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब आप समझो आप बहुत ज़्यादा वीक हो, ठीक है, इसके अंदर में कपर अगर आप अपना आइडल समझ रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा वीक हो, ठीक है। सो PbB उसको रिप्लेस करके डिस्प्लेस करके आपको अकेला छोड़ दे रहा है, मतलब PB यहाँ पे क्या है, लीड है, ठीक है, लीड। तो लीड क्लोराइड फॉर्म होता है, ये कपर क्लोराइड है जो लीड क्लोराइड फॉर्म होके कपर को अकेला कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कपर, दे डिस्प्लेस कपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, उसको डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है उससे। अब उसका भाई, बड़ा भाई आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, अभी तब हमने अपोजिट्स पढ़ा था, अभी ये डबल वाला थोड़ा सा उसका भाई जैसा है, बड़ा भाई जैसा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है, द रिएक्शन इन व्हिच 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड और देयर आयोन्स गेट एक्सचेंज्ड, उनका आयोन्स एक्सचेंज होते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, देखो एक और बार समझा देता हूँ, वो बुल्ली वाले बात में आ जाओ, ठीक है। अब वो बुल्ली ने आपको निकाल दिया है, लेकिन बुल्ली का भी तो एक बेस्ट फ्रेंड है, आपने क्या किया, यूनो रिवर्स लगाया, जाके उस बुल्ली वाले के बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इसका मतलब ये है कि AB प्लस CD गिव्स राइज टू AC प्लस BD, ये ऐसा सिचुएशन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जाम्पल, ये सिंपल सा एग्जाम्पल, ये हमेशा से ही आता है, एक और एग्जाम्पल भी है इसका, लेकिन ये एग्जाम्पल हमेशा से ही आपको याद रखना होता है। Na2SO पर सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो बेरियम जो है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण उसको डिस्प्लेस कर लेता है, ठीक है, जो बनता है बेरियम सल्फेट, और वो भी उसके जगह पे सही है, तो सोडियम भी अपने जगह पे आके बैठ जाता है। तो ऐसा कोई यहाँ पे ज़्यादा आपको समझना नहीं होता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसा मैटर भी नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं बस। ये एक पॉजिटिव आयन है, ये एक नेगेटिव आयन है, ये एक पॉजिटिव आयन है, ये एक नेगेटिव आयन है, ठीक है। ये
ऐसे इस नेगेटिव के पास चला गया, ये इस नेगेटिव के पास चला गया। तो ऐसा कुछ मतलब ऐसे जस्ट एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस कर रहे हैं। और ये जो बेरियम सल्फेट है इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट। ये देखो, ए व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यू टू अबव रिएक्शन द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट। जो बेरियम सल्फेट होता है वह व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसका मतलब उसका कलर व्हाइट होता है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होता है, जो सोल्यूबल नहीं होता, जो सोल्यूशन में घुलता नहीं, मिलता नहीं, जो इंट्रोवर्ट होता है, ठीक है, वो होता है प्रेसिपिटेट। अब सोडियम क्लोराइड को पता है, ठीक है, सॉल्ट होता है जो बीपी कराता है, ठीक है। तो आयोड अच्छा ठीक है, चलो है। सो वाइट सब्सटेंस जो फॉर्म होता है वो बेरियम सल्फेट है, यहाँ पे वो प्रेसिपिटेट है, वो इनसॉल्युबल रहता है। एक चीज़ याद रखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वही उसे ही बोलते हैं जब जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट, ठीक है, जहाँ पे भी एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही वाइट होगा, वो येलो भी हो सकता है, वो ब्लू भी हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, लेकिन बेरियम सल्फेट जो है वो वाइट है, ठीक है, वाइट है, ठीक है। ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, बट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस डिड नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट। ये बात आप रखो, सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होते हैं ना, उनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा या नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। वो फॉर्म करेंगे नहीं करेंगे प्रेसिपिटेट, वो उनकी मर्जी है यार, ठीक है। वो फॉर्म होगा या नहीं होगा वो मैटर नहीं करता। लेकिन जितने भी सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं वो ज़रूर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे, मतलब होंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास सारा नहीं है। सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही प्रेसिपिटेशन निकलता है, प्रेसिपिटेट निकलता है, अदरवाइज़ कोई भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं निकलेगा। लेकिन सारे जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे वो उनकी मर्जी है, वो कर सकता है नहीं कर सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और उसका एक और एग्जांपल ले लो, लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा दो, ठीक है, Pb2। ये जो ऐसे साइन दिया गया है इसी की वजह से कि लीड आयोडाइड जो है वो एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर का वो प्रेसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और पोटासियम नाइट्रेट भी फॉर्म होता है उसमें। और आपका लास्ट नहीं, उससे भी और एक है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आएंगे। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन गेन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, ठीक है। तब आप समझ लेना कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर हुआ है। एग्जाम्पल से समझ लो, 2Cu + O2 अगर आप हीट दे दें तो 2CuO, ठीक है। जो CuO होता है मतलब कॉपर ऑक्साइड, वो होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक बर्नर में जब आप जलेंगे ब्लैक कलर का होता है ये CuO, याद रखना है, ये MCQs आते हैं, ठीक है। हीट देने से CuO फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गया। व्हेन कपर इज हीटेड ए ब्लैक कलर अपीयर्स। इफ दिस कपर ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन अगेन, CO बिकम्स ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर ये हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ और कपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। अगर हमने हाइड्रोजन के साथ उसी चीज़ को रिएक्ट कर दिया या फिर हाइड्रोजन गैस को उसके ऊपर हीट करते वक्त पास करवा दिया, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखो, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हुआ हीट के साथ, तो कॉपर निकल गया, मतलब ये एक वो पिछले तरीके की कॉपर हो गया, प्योर कॉपर, उसके साथ H2O हो निकल गया, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ निकल गया, ठीक है। ऑक्सीडाइज यहाँ पे कौन हुआ है? H2O है, ठीक है। H2O ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, इसका मतलब तो H2O अगर ऑक्सीडाइज होगा तो एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और रिड्यूस कौन हुआ? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, कॉपर नहीं रिड्यूस हुआ है। कॉपर अगर रिड्यूस होगा तो क्या होगा? वो खुद ही एक एलिमेंट है, वो क्या रिड्यूस होगा? वो ऑक्सीजन के साथ था, उसे रिड्यूस हुआ, वो ऑक्सीजन निकल गया, वो कॉपर में, प्योर कॉपर में फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात आती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हाइड्रोजन है। जो ऑक्सीजन को रिड्यूस हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन निकल जाता है, जिससे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है यानी जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये हमेशा से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज़ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये डिफरेंस है, उन दोनों में डिफरेंस आते हैं और ये दोनों भी अपोजिट हैं, ठीक है। रिडक्स रिएक्शन क्या होता है कि रिडक्स रिएक्शन होता है द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज अदर गेट्स रिड्यूस। एक ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है, ठीक है।
एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। ये ऐसे सिचुएशन में रिडक्स रिएक्शन होता है। तो एक डिफरेंस भी याद रख लो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच, कि गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोला जाता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी एक पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। वैसे ही उसका उल्टा रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन को बोला जाता है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन, गेन हुआ तो रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे दोनों चल रहे थे। कैसे? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके कपर बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन वही ऑक्सीडाइज होके H2O बन गया, तो रिडक्शन भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया, तो ये बन गया रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन आपको याद रखना है, उसके एग्जांपल्स भी और भी हैं। देखो आ जाओ, ये ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस C गिव्स राइज टू Zn प्लस CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, और ये है रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ऐसा है। ये यहाँ पे है ये वाला MnO2, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, MnCl2 2H2O Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे H2O जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया। और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद आता है कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड्स। मॉइस्चर एसिड जैसे बाहर के सब्सटेंसेस जो एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस होते हैं, वह अगर मेटल को अटैक कर लें तो वो मेटल क्या होता है? वो ख़राब हो जाता है, कोरोड हो जाता है, उसमें कुछ। तो आयरन के सब्सटेंसेस के ऊपर जो जंक हो जाता है, बोला जाता है जंक हो गया है यार, इसको ग्रीज कर लो। साइकिल के जो रिंग्स होते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, चेन होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ग्रीज कर लो, या जंक खा गया है। जंक नहीं है, वो रस्ट होता है, ठीक है। वो मॉइस्चर जो होता है उसके साथ रिएक्ट करके वो रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग बना देता है आयरन के ऊपर, जो जिसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट, ठीक है। रस्ट फॉर्मेशन होने के कारण वो करोड हो जाता है। मतलब इसी वजह से हमारा जो हर एक देश ये सफ़र करता है कि वो जो सीप होते हैं, वो रेलवेज होते हैं, उन सब चीज़ों तो आयरन से ही बने हुए हैं, वो मेटल से बने होते हैं, तो क्या होते हैं कि वो करोड़ हो जाते हैं। वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एसिड्स होते हैं, वो जो गैसेस होते हैं, जो मॉइस्चर होते हैं, उनकी वजह से रिएक्ट करके वो क्या हो जाते हैं कि करोड़ हो जाते हैं, जिस वजह से करोड़ों का नुकसान भी होता है, ठीक है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर वो ब्लैक कोटिंग बन जाता है, जिस वजह से सिल्वर भी ख़राब हो जाता है। अब एक और भी एग्जांपल होता है कपर के ऊपर। कपर के यूटेंसिल जो होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर का बनता है एक लेयर, ठीक है। वो भी एक करोजन है, वो सुंदर लगता है लेकिन वो है नहीं सुंदर, ठीक है। वो ग्रीन कलर का एक बनता है जो कपर कार्बोनेट फॉर्म होता है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, वो रिएक्ट कर जाता है, वो करोड़ हो जाता है और ग्रीन कलर का एक ऊपर लेयर फॉर्म करता है, ठीक है। और एक आता है रैंसिडिटी। अब ये क्या है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकेम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, ठीक है। रैंसिडिटी का मतलब है कि कोई फैट या ऑयल की चीज़ें होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब, ठीक है। ऑक्सीडाइज मतलब समझ लिया आपने, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे ऑक्सीजन के एडिशन की वजह से जो फैटी या फिर ऑयल की चीज़ें होते हैं वो रैंसिड हो जाते हैं, उनका टेस्ट चेंज होता है, उनका स्मेल चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा अजीबोगरीब स्मेल करने लग जाते हैं, उनका स्मेल और टेस्ट चेंज होने लगता है। अब समझ लो कि एक दाल है, ठीक है, दाल को एकदम बाहर रख लो। दाल में क्या होता है? फैट्स होते हैं, क्योंकि तेल से किया जाता है उसको, ऑयल से। तो वो ऑयल और ये सब क्या होते हैं कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा देर तक ऐसे बाहर रख लो, रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो रात के टाइम देखोगे कि उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जो ऑयली चीज़ें होती है उनको एयर टाइट में रखा जाता है जनरली, या फिर एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं कुछ यूज़ किए जाते हैं फूड में, ताकि जिस वजह से क्या होगा कि फैट एंड ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है? एंटी मतलब एंटी नहीं, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें। एंटी मतलब होता है ऑपोजिट। ऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऑपोजिट में हो वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो उनको ऐड किया जाता है फूड्स में जो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग होते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट ना कर पाए और वो रैंसिड ना हो, या फिर उनका टेस्ट और स्मेल में कोई चेंजेस ना आए। और चिप्स पैकेट में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस रखा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और उसको ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जाता है, वो रैंसिड नहीं होते।
और कुछ एक्सरसाइज है, मतलब 1 मार्क के ही क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट ब्रीफली, मतलब बहुत वेरी ब्रीफली आंसर करना है। और क्वेश्चन आंसर के अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्वेश्चन आंसर की ऑब्वियसली बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी तो हम थियोरेटिकली लेसन चल रहे हैं, अगर क्वेश्चन आंसर का वीडियो है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चन के डाउट रह रहे हैं तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछिए, ठीक है, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। What happens when the milk is left at room temperature during summer? समर में अगर आप मिल्क को ऐसे खुला रख लेंगे तो वो फट जाता है। फट कैसे जाता है? ऐसे बॉम्ब की तरह नहीं फटता, वो फट जाता है। इसका मतलब है कि मिल्क में जो फैट होता है, ठीक है, फैट होता है, वो अगर ऐसे रूम टेम्परेचर में छोड़ दे तो वो बाहर में ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। उसको लिखना कैसे है? व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट in the atmosphere, they react with the fats present in milk and make it rancid and its smell and taste changes, ठीक है। write a chemical equation when magnesium is want in air to give magnesium oxide, सिर्फ chemical equation लिखना है, ठीक है। Mg plus O2, ठीक है, gives rise to MgO, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 2 करना पड़ेगा, 2 हो गया, Mg भी 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 करो, ठीक है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। ए सब्सटेंस अंडर गोज केमिकल रिएक्शंस टू प्रोड्यूस सिंपलर प्रोडक्ट्स, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? ये कौन सा रिएक्शन है जिसमें सिंपलर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कहाँ पे टूट रहे थे, बिखर रहे थे? डिकम्पोजिशन में, ठीक है। लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है? ए बी गिव्स राइज टू ए प्लस बी, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। क्या लिख रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा सा माउस में लिख रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। व्हाई डू कपर वेसल्स लूज देयर साइन व्हेन एक्सपोज टू एयर? एयर में एक्सपोज होते ही कपर वेसल्स अपना साइन क्यों लूज करने लगते हैं? क्योंकि ओब्वियसली एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। वो आपको तो लिखना है मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू द एटमोसफियर दे स्टार्ट टू करोड देयर साइनी साइड लूजेस, ओके, ये तो लिखना है। लेकिन उसके साथ अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में, वो कपर कार्बोनेट फॉर्म करता है, उसके ऊपर एक ग्रीन का लेयर फॉर्म करता है, उसकी साइन वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन जिंक ग्रैन्यूल्स? अभी बताया था ऊपर, शायद हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या कोई भी ऐसा, ऊपर आपके जो बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है H2SO4 का, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बोला गया है, बस थोड़ी सी कंफ्यूज है। लेकिन देखो दोनों में गैस निकलने वाले हैं, H2 ही निकलने वाला है, ठीक है, क्योंकि जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे H2 निकल रहा था, यहाँ पे जिंक क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। बताया है 6th क्वेश्चन आता है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe, ये कौन सा रिएक्शन है, कौन से टाइप का रिएक्शन है? अब देखो ये क्या हो रहा है, Fe2O3 प्लस 2Al मतलब क्या था, AB प्लस C गिव्स राइज टू क्या हो गया, AC प्लस B। ऐसा सिचुएशन हुआ है ये नहीं, बताओ। अब ये हुआ है तो क्या है, याद करो बुल्ली वाला चैप्टर, जहाँ पे तुम अकेले खड़े थे, जहाँ पे बुल्ली वाले दोस्त के पास नहीं बैठे थे, उसके पहले का सिचुएशन ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। अब ये क्या है, एब्जॉर्ब हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, कौन से रिएक्शन में होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped into it? Because double displacement reaction occurs. Iron, being more reactive than copper, displaces it from the solution, and the blue color of the copper sulfate solution fades, and the copper gets deposited on the आयरन नेल, ओके। ये बस सिंपल सा लिखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से होता है। आयरन क्या होता है, कपर को डिस्प्लेस कर देता है कपर सल्फेट सोल्यूशन से और आयरन सल्फेट सोल्यूशन बना देता है, इसलिए उसका कलर जो ब्लू कलर होता है वो फेड हो जाता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच प्रोसीड्स बाय एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक एग्जाम्पल दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो टूटता है, बिखरता है। सिंपल सा एग्जाम्पल है H2, ठीक है, H2O, यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर दिया जाए तो क्या बनता है, H2
प्लस O2, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करना है, H2 ऑलरेडी है, ये ठीक है। O2 नहीं है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सा सस्ता एग्जांपल है, दे दो आराम से, ठीक है। व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, LHS में जितने एटम्स हर एक एलिमेंट के रहेंगे, RHS में भी उतने ही एटम्स हर एक एलिमेंट में रहेंगे। मास कैनॉट बी अल्टर्ड बाय केमिकल इक्वेशंस, कोई भी तरीके से मास को अल्टर नहीं किया जा सकता केमिकल इक्वेशन में। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। LHS में जितने एटम्स रहेंगे हर एक एलिमेंट के, RHS में भी उतने ही एटम्स रहेंगे हर एक एलिमेंट के, ठीक है। और इतने में ही ये चैप्टर ख़त्म होता है इन द सेंस इनके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, माफ़ कीजिएगा, एक एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको एक अलग वीडियो में बताने वाला हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी आपको बताने वाला हूँ, एक कम्युनिटी पोस्ट आई गेस या फिर शॉर्ट्स में मैं बताऊँगा। लेकिन इसमें अगर कोई डाउट रह रहा है तो पूछो, आराम से पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, रिप्लाई मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन का डाउट रह रहा है आराम से पूछो, मिलेगा, ठीक है। और अलग लेसन्स तो ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी थियोरेटिकली हम चल रहे हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चन आंसर डाउट क्लियरिंग क्लास की बात आए तो देखो मेरे को उतना टाइम नहीं हो रहा है कि मैं लाइव क्लासेस करूं, तो अगर ऐसा टाइम होगा मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा टाइम, तो डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी लाइव होंगे। और अभी तो फ़िलहाल अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और उसका आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है मेरी टीचिंग में तो ज़रूर बताओ ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, नमस्ते।